नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। मैं ताबिश हुसैन। शाम के 4 बज रहे हैं और वक्त है 4 के अलान का, जहां पर दिन की तमाम बड़ी खबरों के बारे में तो हम बात करेंगे ही, साथ ही आपको बताएंगे आज की 4 बड़ी खबरों का राउंड अप। सबसे पहले वो 4 बड़ी खबरें क्या हैं वो आप जान लीजिए। पहली खबर लीक को लेकर है। पेपर लीक मामलों पर रोक लगाने से जुड़ा हुआ बिल पेश हुआ है, लेकिन विपक्ष के हंगामे के बीच संसद में गतिरोध आज देखने को मिला और हंगामे के बीच ही आज दिन भर की कार्रवाई चल रही है। दूसरी खबर, होटल में सीजेपी के जश्न के वीडियो पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जश्न मनाते हुए सीजेपी के लोग नजर आए हैं। बीजेपी ने पूछा कि क्या अभी से ये सब उचित है। तीसरी खबर, वाराणसी में एक टीचर जल्लाद बनी है। जरा सी बात पर नर्सरी के बच्चे के प्राइवेट पार्ट को जला दिया। ये पूरा मामला आपको हम बताएंगे। चौथी खबर, आप जानिएगा कि कहां एम्बुलेंस में सप्लाई की जा रही थी 5 करोड़ की ड्रग्स सप्लाई के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल हो रहा था। इन सब पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं आज की 4 ऐसी बड़ी खबरें जिनकी तस्वीरें काफी सुर्खियों में रही। देखिए, गुजरात के वलसाड़ में बाढ़ के बीच एक बच्ची फंसी और उसको बचाने के लिए हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। देखिए आप किस तरह के हालात वहां पर हो गए थे। छोटी बच्ची इस बाढ़ के पानी में फंसी हुई थी। 3 स्थानीय युवकों ने जान की बाजी लगाकर बच्ची को यहां से बचाया। देखा आपने, मासूम बच्ची थी, उसको बचाने के लिए लोगों ने जान की बाजी लगा दी। अब जरा ये हादसे की तस्वीर आप देखिए। इस सड़क पर तेज रफ्तार आती हुई गाड़ी आपको नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के हुगली का मामला है, जहां पर सड़क हादसे की दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं। तेज रफ्तार कार सवार ने बाइक सवार को ऐसी टक्कर मारी कि वो कई फीट दूर उछल कर गिरा। हादसे में शख्स की मौत हो गई। एक और तस्वीर आप देखिए, अहमदाबाद के सारण की है, जहां पर इस बस में आग लग गई और उसके बाद ये खौफनाक तस्वीरें यहां पर देखने को मिली, जहां पूरी तरह से आग की चपेट में बस नजर आई है। ये जीआईडीसी के पास लग्जरी बस में आग लगी। गनीमत रही कि समय रहते यात्रियों को बस से सुरक्षित निकाल लिया गया। संसद के मानसून सत्र के दूसरे हफ्ते की शुरुआत भी हंगामेदार रही। संसद के दोनों सदनों में छात्रों पर पुलिस फायरिंग का मुद्दा छाया रहा। विपक्ष मांग करता रहा कि गृह मंत्री जवाब दें और सरकार माफी मांगे। संसद के मानसून सत्र के दूसरे हफ्ते का पहला दिन छात्रों के प्रदर्शनों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा आज भी जारी रहा। विपक्ष ने सरकार से माफी मांगने की मांग की। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये मुद्दा उठाया। It is never happened in the history of India that the boys were beaten and विपक्ष का कहना है कि सरकार छात्रों से माफी मांगे। उधर आज शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आज सुबह जब धर्मेंद्र प्रधान पहली बार संसद पहुंचे तो बीजेपी नेताओं ने टोपी और शॉल पहनाकर उनका स्वागत किया, उनके समर्थन में नारेबाजी की। दूसरी ओर धर्मेंद्र प्रधान अब भी विपक्ष के निशाने पर बने हुए हैं। विपक्ष छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर माफी की मांग और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी करता रहा। अब देखिए, विपक्ष का यह भी आरोप है कि सरकार अपने वादे से उलट अब भी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दायर कर रही है, जबकि सरकार ने सभी केस वापस लेने और नए केस न करने का वादा किया था। सोमवार से संसद शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने दावा किया कि सरकार छात्रों से किए वादे के उलट कई प्रदर्शनकारी छात्रों पर कार्रवाई कर रही है। देखिए, मैंने सुना है कि अभी भी एफआईआर फाइल कर रहे हैं बिहार में, बंगाल में स्टूडेंट्स के खिलाफ। तो बच्चों को जेल भेज दिया गया। आतंकवादी के तरह रात भर टॉर्चर किया जा रहा है। प्रशांत जी। लेकिन पटना में 300 बच्चों को जेल भेजा गया, 1200 सीमान में भेजा गया। उधर राहुल गांधी ने एक ट्वीट में प्रधानमंत्री से पूछा कि कहां गया आपका वादा कि छात्रों पर कोई एफआईआर नहीं की जाएगी और उन्हें रिहा किया जाएगा। उलट उन पर घातक हमले और बर्बरता की जा रही है। इस पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा दिया।
मुझे लगता है ये न केवल इर्रेस्पॉन्सिबल अपितु एक तरह से ये पाप है। देश में इस प्रकार से हिंसा भड़काने की कोशिश, अराजकता भड़काने की कोशिश एलओपी राहुल गांधी कर रहे हैं, यह अपने आप में घोर अन्याय है। बिहार में छात्रों पर AK-47 राइफल से फायरिंग और दिल्ली में पैलेट गन चलाने के मुद्दे पर विपक्ष अब झुकने को तैयार नहीं है और ये मुद्दा गरमाया हुआ है संसद में। बिहार के सीवान में 25 जुलाई को छात्रों के प्रदर्शन पर AK-47 राइफल से फायरिंग का ये मुद्दा आज संसद में गूंजा। बिहार बंद के तहत इस फायरिंग में 3 छात्र घायल हो गए थे। फायरिंग करने वाले पुलिसकर्मी को शुरुआती जांच के बाद सस्पेंड कर दिया गया है। तस्वीरें वायरल हुई तो संसद में ये मुद्दा भी उठ गया। AK-47 are these terrorists? What is wrong with this? पैलेट्स जलाई गई बच्चों में दिल्ली में, और आप जैसे बता रहे हैं कि बिहार में AK-47 का प्रयोग है, तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में ये मुद्दा भी उठाया और कहा कि बिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चली और बिहार में AK-47, यूपी, बंगाल, बिहार हो या दिल्ली, हर जगह पैटर्न एक ही है। इस पर बीजेपी ने राहुल गांधी को विदेशी एजेंट बता दिया। इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिन लोगों ने फंडिंग की है, जिन लोगों ने पैसे दिए हैं, जिन तरह की चीजें हुई है और जिसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा योगदान है, राहुल गांधी विदेशी ताकतों के हाथ में बिके हुए एक पुतले हैं। तो देखा आपने कैसे इस मामले पर जमकर सियासत हो रही है और संसद में भी इस मुद्दे को लेकर जो विपक्ष है वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। अब आपको हम संक्षेप में बताते हैं कि बिहार और दिल्ली में क्या हुआ, जिसे लेकर संसद में विपक्ष ने सरकार को घेरा हुआ है। सीवान में छात्रों पर AK-47 से फायरिंग का मुद्दा तूल पकड़ गया है। पुलिस के मुताबिक 25 जुलाई को सीवान के गांधी मैदान में ही प्रदर्शन की इजाजत थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने JP चौक, गोपालगंज मोड़, सीवान कचहरी समेत कई जगह सड़कें जाम कर दी। पुलिस ने उनसे हटने की अपील की। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों से झड़प हो गई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। इसी दौरान एक पुलिसकर्मी ने AK-47 से फायरिंग कर दी, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। फायरिंग करने वाले जवान को निलंबित कर दिया गया है। उधर दिल्ली में 20 जुलाई को छात्रों पर पैलेट गन चलाने का मुद्दा भी गर्म है। राहुल गांधी ऐसे 2 युवाओं को प्रेस के सामने ला चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के कनॉट प्लेस में प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन चलाने वाले रैपिड एक्शन फोर्स के एक कर्मी की पहचान कर ली गई है। पता चला है कि सुरक्षा कर्मी ने 7 राउंड पैलेट चलाए थे, जिनमें से 5 प्रदर्शनकारियों को लगे। CRPF ने मामले की गहन जाँच शुरू कर दी है। संबंधित कर्मी से ये भी पूछा जा रहा है कि किन परिस्थितियों में उसे पैलेट गन चलानी पड़ी। पैलेट गन चलाने की घटना को CRPF के एक IG पहले ही अनुचित बता चुके हैं। छात्रों पर कार्रवाई और फायरिंग को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच आज की कुछ ताजा प्रतिक्रियाएं अब आपको हम दिखाते हैं। Our demand is very clear. Where the Home Minister? Where is he hiding? This has to be answered. He has to come and to the Lok Sabha and he has to explain who ordered for this AK-47 in Bihar. यह कहना आज कि AK-47 में बार बार इस शब्द पर एम्फेसिस दे रहा हूँ। कौन सी पुलिस देश में AK-47 से गोली चलाती है? और मैं राहुल गांधी जी से भी कहूंगा, आप एक जिम्मेदार LOP की तरह व्यवहार करिए और देश से ऐसी भ्रामक बातें फैलाने के लिए क्षमा भी मांगिए। पुलिस की लाठी में लगी हुई वो कीलें, बहता हुआ खून और फिर जो राहुल गांधी ने प्रस्तुत किया, पिलेट से बिधा हुआ शरीर, 5 लोग हैं, एक आंख जा रही। तो ये जनरल डायर की सरकार थी या मोदी और अमित शाह की सरकार थी? कांग्रेस के राज में इतना लीक हुआ, आज तक इस इशू को कभी एड्रेस किया कांग्रेस ने? पुराना रिकॉर्ड देख लीजिए। मैं बिहार से आता हूँ, बिहार में कांग्रेस RJD की सरकार थी, BPSC का चेयरमैन तक अरेस्ट होता था। तो देखा आपने कैसे अब छात्रों पर जिस तरह से कार्रवाई हुई उसको लेकर सियासत गरमा रही है। विपक्षी पार्टियां सवाल यहां पर पूछ रहे हैं कि पुलिस की जो कार्रवाई थी क्या वो जायज थी, और सरकार अब उसका जवाब यहां पर दे रही है। लेकिन गतिरोध लगातार इस मामले को लेकर संसद में बना हुआ। लेकिन नीट पेपर लीक पर देश भर में हुए प्रदर्शनों के मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि यह मामला जंतर मंतर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश का मामला है।
राज्यसभा सांसद मनोज झा की याचिका पर चीफ जस्टिस के नेतृत्व में 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि हम इस मामले में पूरे देश के लिए गाइडलाइंस बनाएंगे और सभी उपाय लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप होने चाहिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और इस अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए। सिर्फ इसलिए लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए कि कोई प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों दोनों ओर से हुई ज्यादतियों की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। जस्टिस बागची ने यह भी कहा कि हम ये भी पूछना चाहते हैं कि इतनी भीड़ को संभालते समय पुलिस को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण क्यों नहीं दिए गए थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर विरोध प्रदर्शन के दौरान असामाजिक तत्व घुस आते हैं तो हमें उस पहलू को भी यहां पर देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट प्रदर्शनों से जुड़ी सभी याचिकाओं की मंगलवार को अब सुनवाई करेगा, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी अब यहां पर पहुंच गया। इस बीच आप देखिए, छात्रों के आंदोलन के दौरान जंतर मंतर पर अनशन करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को आज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सोनम वांगचुक सीधे महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोनम वांगचुक ने 26 दिन का अनशन किया था और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से वार्ता के बाद इस शर्त पर अनशन तोड़ा था कि छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और सरकार पेपर लीक पर सख्त कानून बनाएगी। सुनते हैं राजघाट पर पत्रकारों से उन्होंने क्या बात की। हमें ये समझना होगा कि ये अगर हल कुछ हुआ है, कुछ उपलब्धि हुई है, तो वो हमारे बाजुओं की ताकत से या हमारे लाठियों या पत्थर से नहीं हुआ है। ये हमारे शांति की अपील से हुआ है, खुद पर जो हमने पीड़ा ली उससे हुआ है। बल्कि जो लाठियां और पत्थर हैं उनसे तो बात और बिगड़ने का डर था, बहुत डर था, जिसके कारण मुझे ये शांतिपूर्ण पथ को समय से पहले ही रोकना भी पड़ा, क्योंकि हम सब शांतिपूर्ण रहे। यही मैं चाहता था, चाहता रहूंगा और यही संदेश दूंगा कि ये प्रयोग बहुत ही सफल प्रयोग है, आज के भारत में भी, कल के भारत और विश्व में भी। पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, विपक्ष भी ये कह रहा है सर। जहाँ भी कुछ भी होता है लोकतंत्र में, हर एक नेता, हर एक मंत्री जवाब दे तो होते ही हैं, और जवाब हो तो क्यों ना दें, ये होनी चाहिए। मैं ये कहूँगा जहाँ भी जनता सवाल करे उसका जवाब हो, जवाबदेही की जगह हो, और वो संसद और विधानसभाएं हैं। तो आपने सुना सोनम वांगचुक को कह रहे हैं कि जवाबदेही होनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि इस प्रदर्शन के बाद, जिसके बाद इस्तीफा यहां पर शिक्षा मंत्री का हो गया, क्या कॉकरोच जनता पार्टी ने पार्टी की? इसको लेकर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? दरअसल बीजेपी सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने ये दावा किया कि ये वीडियो कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं का है जो एक होटल में जश्न मना रहे हैं। जेठमलानी ने सवाल उठाया कि आखिर दिल्ली सुलगाने की फंडिंग कहां से की जा रही है, कौन फंडिंग कर रहा है? आम आदमी पार्टी, माफ कीजिएगा, सीजेपी के कॉकरोच जनता पार्टी के लोग नजर आ रहे हैं आपको, और ये पार्टी का वीडियो है, और इसी को लेकर महेश जेठमलानी अब सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये फंडिंग इन लोगों को कहां से हो रही है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। सीजेपी की डांस पार्टी के इस वीडियो पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने प्रतिक्रिया जताई है और कहा कि छात्रों के सुसाइड पर सीजेपी ने प्रोटेस्ट किया और आज सीजेपी पार्टी मोड में। क्या डांस करने का यह सही समय है? सीजेपी कर्नाटक में कब प्रोटेस्ट करेगी? सीजेपी पंजाब हिमाचल में कब आंदोलन करेगी? तो अब बीजेपी इस वीडियो के बाद सवाल यहां पर खड़े कर रही है कि क्या ये इस तरह के जश्न का, इस तरह के सेलिब्रेशन का सही वक्त है? सौरभ दास आपको यहां पर दिख रहे हैं, सीजेपी की तरफ से प्रवक्ता उनके, और बाकी सब लोग यहां पर पार्टी के मोड में नजर आ रहे हैं और अब इस वीडियो को लेकर सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। इन लोगों ने 21 स्टूडेंट्स की आत्महत्या की बात करके प्रोटेस्ट किए थे, आज वो पार्टी मोड में। पार्टी करना और डांस करने में कोई बुराई नहीं है, पर क्या ये समय था वो करने के लिए? और क्या ऐसे करने के बदले आप अगर प्रोटेस्ट करते कर्नाटका में एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे के लिए, जहां पेपर लीक हुए, पंजाब में, हिमाचल में
और बाकी स्टेट्स में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, तो क्या वो ज्यादा सही नहीं रहता? किसी की मॉरल पुलिसिंग नहीं हो रही है, पर सवाल ये बनता है कि आपकी प्राथमिकता और प्रायोरिटी क्या है, आपकी नियत और इंटेंशन क्या है? क्या आप स्टूडेंट्स को केवल यूज कर रहे थे? सरकार स्टूडेंट्स फर्स्ट रखती है, शायद कुछ लोग पार्टिंग फर्स्ट, पार्टी की पॉलिटिक्स को फर्स्ट, अपने एजेंडे को फर्स्ट रखते हैं, तो अपना अपना असली चेहरा वो दिखा रहे। किसी को तो बर्गर खाने के लिए निकाल दिया, अब ये व्यक्ति पार्टिंग कर रहे हैं, तो इस पे क्या कार्रवाई होगी? तो देखिए, एक मुद्दे को लेकर जंतर मंतर पर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ और उस मुद्दे पर जब इस्तीफा हो गया तो ये जश्न की तस्वीर है जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहा है। अब सीजेपी की डांस पार्टी का वीडियो अपने पोस्ट पर डालने वाले महेश जेठमलानी पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि महेश जेठमलानी अपना मुंह बंद रखें, मुंह बंद रखने के में ही उनकी पार्टी की भलाई है। महेश जेठमलानी जी को कहिए, सलाह दे रहे हैं हम उनको, शांत रहें, उनका मुंह बंद रखें, उनमें उन्हीं का लाभ है और उनकी पार्टी का भी लाभ है। सही वक्त पे बोलना अच्छा रहता है, गलत वक्त पे मुंह खोलने में बहुत नुकसान होता है, उन्हें समझ लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं शाम 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। भारी हंगामे के बीच लोकसभा में पेश हुआ पेपर लीक संशोधन बिल। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेश किया विधेयक। छात्र आंदोलन के दौरान हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा प्रदर्शन में हिंसा का समर्थन नहीं, असामाजिक तत्वों को भी देखना होगा। अस्पताल से डिस्चार्ज हुए सोनम वांगचुक राजघाट जाकर बापू को दी श्रद्धांजलि। एथेनॉल ब्लेंडिंग पर फर्जी दावों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ सिविल सूट की मिली मंजूरी। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, पेपर लीक के विरोध में हुआ प्रदर्शन धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे के बाद खत्म हो गया, लेकिन कुछ राज्यों में कुछ बीजेपी नेताओं और मंत्रियों के बच्चों द्वारा भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने की खबर सामने आई है। इसके बाद बीजेपी के कुछ नेता धर्म संकट में दिख रहे हैं। भुवनेश्वर से बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी की बेटी अर्चिता राहत ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा लिख दिया जिसने पार्टी का ब्लड प्रेशर हाई कर दिया। अर्चिता ने नीट विवाद के बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जोर देते हुए एक पोस्ट साझा की। पोस्ट में ये दावा किया गया कि धर्मेंद्र प्रधान के कार्यालय से मैसेज डिलीट करने को कहा गया है, इसके बावजूद वो इसे डिलीट नहीं करेंगी। जब बेटी ने पोस्ट डिलीट करने से इनकार किया तो बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी को डैमेज कंट्रोल के लिए खुद मैदान में उतरना पड़ा। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के समर्थन में कसीदे पढ़े, लेकिन विवाद तब और गहरा गया जब अर्चिता का इंस्टाग्राम अकाउंट अचानक गायब हो गया। फिलहाल ये साफ नहीं है कि अर्चिता ने इसे खुद डिलीट किया या इसे डीएक्टिवेट कर दिया गया। असम सरकार में मंत्री केशव मेहता की बेटी ने तो पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन में पीएम मोदी पर ही अपमानजनक टिप्पणी कर दी। क्या उन्होंने टिप्पणी की है वो भी आपको बताते हैं। मूल कथा बहुत कथा ना माने। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा अपने मंत्री केशव महंता के बचाव में ये बात कह रहे हैं। दरअसल पेपर लीक के खिलाफ गुवाहाटी में प्रदर्शन हुआ। कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले हुए इस आंदोलन में असम सरकार में मंत्री केशव महंता की बेटी देबिसा महंता ने न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी भी की। अब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा मंत्री केशव महंता का बचाव कर रहे हैं। भूल कथा কিন্তু ভুল কথা কোৱাৰ কাৰণে আমি ছোৱালীজনীৰ লগত কথা পাতিম, দেউতাকক কিয় আমি হেৰাসমেন্ট কৰিম? নাই কৰা স্যাৰ। হেতুকে যদি ছোৱালীজনী ময়ো চিনি পাওঁ, মোৰ ঘৰতো আহি থাকে, হয় কেতিয়াবা মই তাক বুজাম, কিন্তু দেউতাকক আক্ৰমণ কৰাটো কোনো ইয়াত নাই কৰা স্যাৰ। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि व्यस्क बच्चों की राजनीतिक सोच और उनके तरफ से उठाए गए कदमों के लिए उनके माता पिता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। महंता ने कहा कि जब वो देबिसा से मिलेंगे तो उसे समझाने की कोशिश करेंगे कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल गलत था। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। कहीं मत जाएगा। अब बड़ी खबर बिहार के सिवान में हुई फायरिंग से जुड़ी हुई। सिवान के डीएम का एक बड़ा बयान यहां पर सामने आया।
फायरिंग के नहीं दिए गए थे आदेश, प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग के आदेश नहीं दिए गए थे यहां पर। हालांकि डीएम ने कहा कि वायरल वीडियो में गोली चलाते दिखे एक सिपाही को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो यहां पर डीएम कह रहे हैं कि फायरिंग के आदेश ही नहीं दिए गए थे। तो ऐसे में ये मामला जो सियासी तौर पर काफी गरमाया हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बयान। सर, जिस सिपाही का वीडियो वायरल हो रहा है गोली चलाते वक्त, उस पर कार्रवाई हुई है सर? जी, उस सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है एवं उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई है। क्या सर उनके द्वारा बिना आदेश के गोली चलाया गया था क्या? जी, उनको आदेश नहीं था। उनको हवाई फायरिंग भी नहीं करनी चाहिए थी और उन्हें इस तरह का शस्त्र वो पब्लिक में ले ही नहीं जाना चाहिए। वो फंस गए थे, जैसे पूर्व में एसपी साहब ने बताया, कहीं और जा रहे थे और इस कमोशन में फंस गए थे। तो सुना आपने, आदेश ही नहीं था इस तरह की फायरिंग करने का और इस तरह का शस्त्र लेकर वहां जाना ही नहीं चाहिए था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल से एक मामला आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में स्थित 650 साल पुरानी ऐतिहासिक अदीना मस्जिद को लेकर मंदिर मस्जिद का विवाद अब यहां पर छिड़ गया है। ये मामला भी जरा आप जान लीजिए। मालदा की अदीना मस्जिद को लेकर ये विवाद खड़ा हो गया है। मस्जिद के बाहर के मंदिर में शिवलिंग की स्थापना पर लोग अड़े हुए हैं। मस्जिद के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात है। आदिनाथ पुरातन शिव मंदिर समिति ने ऐलान यहां पर किया है। मस्जिद के पास रुद्राभिषेक का ऐलान किया गया है। हिंदू संगठनों ने रुद्राभिषेक का ऐलान यहां पर कर दिया और अदीना मस्जिद से कुछ ही दूरी पर आदिनाथ मंदिर है। मध्यकाल में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे मध्य एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद विवादों में आ गई है। मालदा के पंडुआ में स्थित करीब 650 साल पुरानी अदीना मस्जिद एएसआई के अंडर में है, जिसे अब आदिनाथ शिव मंदिर बताया जा रहा है। आदिनाथ पुरातन शिव मंदिर समिति ने मस्जिद से करीब 50 मीटर दूर एक मंदिर में लगभग 3.6 फीट ऊंचे और 1.5 टन वजनी शिवलिंग की स्थापना और रुद्राभिषेक का कार्यक्रम घोषित किया है। जो विवादित बोला जाता है, क्यों वो भी एएसआई में कुछ उसको मस्जिद बोलते हैं, तो हम इसको बोलते हैं कि ये जो इसको खंडन करते हैं। रुद्राभिषेक कार्यक्रम को देखते हुए यहाँ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इंडिविजुअल पूजा है, इसके लिए अलग से परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। तो ये पूजा हमेशा से ये लोग हर साल ही करते आ रहे हैं, इस बार थोड़े बड़े स्तर पर कर रहे हैं। गांव के इस मंदिर में पिछले करीब 100 साल से आदिनाथ शिव की पूजा की जा रही है। विवाद सिर्फ ये है कि समिति से जुड़े लोग अदीना मस्जिद को भी आदिनाथ मंदिर मानते हैं। भी आप जान लीजिए कि अदीना मस्जिद को लेकर विवाद क्यों शुरू हुआ और इस मस्जिद का इतिहास क्या कहता है, इससे जुड़े दावे क्या हैं, वो सब आपको हम बताते हैं। दरअसल 1373 से 1375 के बीच में अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया गया। करीब 650 साल पहले सिकंदर शाह ने मस्जिद का निर्माण यहाँ पर करवाया था। बंगाल सल्तनत के शासनकाल के दौरान इस मस्जिद को बनाया गया था, इसका निर्माण हुआ था। मध्यकाल में इसे भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी मस्जिद कहा जाता है और ये अब राष्ट्रीय महत्व का स्मारक भी है। और 1958 से अदीना मस्जिद एएसआई के अधीन आती है। अदीना मस्जिद में नमाज पर आधिकारिक रोक है और दावा यह है कि अदीना मस्जिद आदिनाथ शिव मंदिर है। शिव मंदिर के मलबे से इसका निर्माण हुआ, इस तरह के दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं। इतिहासकारों का पक्ष ये है कि पाल सेन राजवंश के मंदिर के अवशेषों से इसका निर्माण हुआ। मस्जिद की दीवारों और दरवाजों पर अवशेषों का उपयोग हुआ और दीवारों पर कमल के फूल, घंटी की आकृतियां हैं। ये दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं। टूटे हुए मंदिर के अवशेषों को जोड़कर इस मस्जिद को बनवाया गया। इस तरह की बातें अब यहाँ पर सामने आ रही हैं। अब देखिए, आप एनडीटीवी संवाददाता रमन राय ने मौके पर जाकर जायजा लिया। अब ग्राउंड पर किस तरह के दावे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, वहां पर क्या कुछ नजर आया उनको, वो आप देखिए। इस वक्त हम पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में मौजूद है और मेरे ठीक पीछे आदिनाथ मंदिर आप देख रहे होंगे, जहां पर एक शिवलिंग की स्थापना आज हिंदू संगठन के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर एक बड़ा शिवलिंग 1.5 टन वजनी और 3.6 फीट की जो शिवलिंग है उसे स्थापित की जाएगी इस आदिनाथ मंदिर में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं, जो हिंदू समाज के जो शिव भक्त हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि आज शिवलिंग स्थापित करके रुद्राभिषेक किया जाएगा। और सामने आप मेरे देखेंगे तो ये अदीना मस्जिद है। इस अदीना मस्जिद के महज 50 मीटर की दूरी पर वो शिवलिंग स्थापित किया जा रहा है आदिनाथ मंदिर के प्रांगण में। और जैसा कि हिंदू संगठन का कहना है कि जो उनका शिवलिंग था, जो मंदिर था, वो इस मस्जिद के अंदर बताया जाता है। लेकिन
साल 1958 से इस मस्जिद को ASI के अंदर संरक्षित किया गया है और इसे राष्ट्रीय धरोहर के तौर पर यहाँ पर संरक्षित करके रखा गया है। एक और बड़ी खबर सीजेपी को लेकर आपको बताते हैं। सीजेपी ने फिर से आंदोलन की धमकी दे दी है। उनका यह कहना है कि केंद्र ने समझौते का उल्लंघन किया है। रांका ये बोल रहे हैं उनकी तरफ से। बिहार बंगाल में छात्रों की गिरफ्तारी पर आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं और सभी FIR वापस लेने की मांग यहां पर अब सीजेपी कर रही है। छात्रों की तत्काल रिहाई की मांग सीजेपी कर रही है और मांग अगर नहीं मानी गई तो फिर से आंदोलन सीजेपी करेगी। तो ये बड़ा बयान सीजेपी की तरफ से यहां पर दिया गया जिस तरह की कार्रवाइयां इस वक्त हो रही हैं। अब आपको दिखाते हैं 4 बजे की क्राइम से जुड़ी हुई 4 बड़ी खबरें। हरियाणा के रोहतक में बहू ने 80 साल के ससुर को लाठी से पीटा। जमीन बंटवारे को लेकर नाराजगी थी और पुलिस ने अब इस मामले में केस दर्ज किया। पंजाब के पटियाला में केयरटेकर ने की मालिक की हत्या। CCTV फुटेज से हुआ खुलासा। यूपी के झांसी में हत्या के आरोपियों का 72 घंटे में एनकाउंटर। 2 गिरफ्तार। एक पुलिस की गोली से पुलिसकर्मी घायल, 3 अभी भी फरार। जयपुर ग्रामीण में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में संघर्ष। एक दूसरे पर लाठी डंडों से किया हमला। कुछ लोगों के घायल होने की खबर। उधर मंगलुरु ड्रग केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। यहां एम्बुलेंस से नशे के कारोबार का खुलासा किया गया है। 5 करोड़ के ड्रग्स केस में एम्बुलेंस कनेक्शन सामने आया है। और एम्बुलेंस ड्राइवर की अब तलाश यहां पर तेज हो गई है। तो आप सोचिए, एम्बुलेंस का इस्तेमाल ड्रग्स के कारोबार में, ड्रग्स की तस्करी के लिए लोग कर रहे थे। सफेद रंग की एम्बुलेंस, सायरन की आवाज और लोगों को रास्ता देने की मजबूरी। लेकिन मंगलुरु पुलिस का दावा है कि इस सुविधा का फायदा उठाकर नशे का कारोबार चलाया जा रहा है। खुलासा हुआ है 5 करोड़ की ड्रग्स बरामदगी मामले में। कर्नाटक के बेथलगंडी इलाके में बाबा एम्बुलेंस से जुड़ा ड्राइवर शौकीवाला अब पुलिस के रडार पर। जांच एजेंसियों का आरोप है कि शौकीवाला जलील एम्बुलेंस का इस्तेमाल ड्रग्स की तस्करी के लिए करता था ताकि किसी को शक न हो। पूरा मामला बागलकोट में पकड़ी गई करीब 5 करोड़ रुपए की नशीली खेप से जुड़ा है। 3 कथित ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मुख्य आरोपी शौकीवाला जलील फरार है। फिलहाल पुलिस को फरार ड्राइवर की तलाश है और उम्मीद है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद इस इंटरस्टेट ड्रग नेटवर्क के कई और राज सामने आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि इलाके में जलील खुद को समाज सेवी के तौर पर पेश करता था, लेकिन जांच में उसके कथित ड्रग नेटवर्क से संबंध सामने आए। आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं 4 बजे की राजनीति से जुड़ी हुई 4 बड़ी खबरें। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर तंज। बोले 12 बजे उठने वालों से नहीं चलेगा प्रदेश। यूपी में कांग्रेस से गठबंधन के सवाल पर अखिलेश का बयान। बोले चुनाव बहुत दूर, अभी लोकसभा में साथ है। जेएनजी को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की सलाह। बोले फैसले लेते वक्त दिमाग रखे ठंडा, जल्दबाजी में फैसले ना करें। नए कानून को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने उठाए सवाल। कहा 12 साल से क्या कर रही थी सरकार। यूपी के वाराणसी से एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी आप जरा जान लीजिए। निजी स्कूल में बच्चे से हैवानियत का मामला सामने आया। बच्चे का प्राइवेट पार्ट जलाने का आरोप यहां पर लगा है। पैंट में टॉयलेट करने पर टीचर ने यहां पर जला दिया बच्चे को। चाकू गर्म करके जलाने का आरोप शिक्षक पर यहां पर लग रहा है। पुलिस ने केस अब दर्ज कर लिया और मामले की जांच की जा रही है। ऐसे किया। 5 साल का ये मासूम अपने साथ हुई क्रूरता की दास्तां सुना रहा है। वाराणसी के पांडेपुर स्थित एक निजी स्कूल में पढ़ने वाले इस बच्चे के आरोप सुनकर हर कोई हैरान है। बच्चे ने टीचर से बाथरूम जाने की अनुमति मांगी। आरोप है कि टीचर ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके बाद बच्चे की पैंट में ही पेशाब हो गई। नाराज टीचर ने कथित तौर पर चाकू गर्म किया। आरोप है कि गर्म चाकू से बच्चे का प्राइवेट पार्ट जला दिया। बच्चे को किसी से शिकायत न करने की भी धमकी दी गई। बच्चे ने अपने माता पिता को पूरी घटना बताई, जिसके बाद परिवार के होश उड़ गए। जब पूछा जाए, मेरे बच्चे से पूछा जाए, वो खुद बताएगा ऐसे नहीं, ऐसे जलाई, ऐसे चाकू ऐसे की और फिर ऐसे सटा दिया। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया है। सूचना प्राप्त हुई कि एक निजी विद्यालय में कार्यरत महिला शिक्षिका के द्वारा एक बच्चे के निजी अंग को गर्म चाकू द्वारा जलाया गया।
सूचना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एफआईआर पंजीकृत कराई गई और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ की गई। लेकिन सवाल बड़ा है, अगर आरोप सही है तो बच्चों को शिक्षा देने की जिम्मेदारी निभाने वाली एक टीचर इतनी बेरहमी पर कैसे उतर आई। राजकोट से एक बड़ी खबर अब आपको बताते हैं। राजकोट में इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। दुबई से मुंबई ये विमान आ रहा था, जहां इमरजेंसी लैंडिंग इस विमान की करानी पड़ी है। इमरजेंसी लैंडिंग में सभी यात्री सुरक्षित हैं, ये राहत की खबर यहां पर आ रही है। लेकिन क्या यहां पर हुआ, किस वजह से ये इमरजेंसी लैंडिंग कराने की जरूरत पड़ी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इंडिगो की फ्लाइट थी जिसको यहां पर लैंड करवाया गया है और ये फ्लाइट बताया जा रहा है कि दुबई से मुंबई आ रही थी और बीच में ही इसकी लैंडिंग यहां पर करवा दी गई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं उस विमान की जिसको यहां पर उतारा गया है। राजकोट में इस विमान को उतारा गया है। दुबई से मुंबई की उड़ान इसने भरी थी और बीच में ही इसको यहां पर उतरना पड़ा है। अब क्या तकनीकी दिक्कत थी, मौसम की खराबी थी, क्या आखिर वजह थी ऐसी कि यहां पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, ये एक बड़ा सवाल है। इसके लिए थोड़ा इंतजार यहां पर करना होगा। लेकिन एक बड़ी खबर है इस वक्त जो राजकोट से सामने आई है। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि इमरजेंसी लैंडिंग जरूर हुई है विमान की, लेकिन जो तमाम यात्री इसमें सफर कर रहे थे वो सब लोग यहां पर सुरक्षित हैं। तो राजकोट एयरपोर्ट पर यह इंडिगो का विमान जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनडीटीवी पर आप देख रहे हैं। अब बात करते हैं मौसम के रौद्र रूप की। देखिए, कुदरत का रौद्र रूप मैक्सिको से सामने आ रहा है, जहां पर मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। हालात इतने भयावह हैं कि सड़कों पर पानी का ऐसा सैलाब है जिसने गाड़ियों को खिलौनों की तरह बहा दिया। सैलाब का रौद्र रूप देखिए। सैलाब ऐसे तांडव मचा रहा है जैसे सब कुछ बहा ले जाएगा। आसमान से बरसती आफत ने जनजीवन को पूरी तरह थमा दिया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह सड़कों पर सैलाब बह रहा है, जिसकी धारा में जो कुछ भी आ रहा है वो तिनके की तरह बहता चला जा रहा है। सड़कों पर पार्क की गई गाड़ियां पानी के तेज बहाव में किसी खिलौने की तरह तैरती नजर आ रही हैं। मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों का नजारा किसी दरिया में तब्दील हो चुका है। सड़कें तालाब बन चुकी हैं और पानी घरों के अंदर तक दाखिल हो चुका है। स्थानीय लोग इस खौफनाक मंजर को देखकर दहशत में हैं। सैलाब की मार इतनी भयंकर है कि गाड़ियां तो गाड़ियां देखिए, एक शख्स भी बहा चला जा रहा है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है, लेकिन कुदरत के इस कहर के सामने फिलहाल सब बेबस नजर आ रहे हैं। देखा आपने, बारिश ऐसी के सैलाब लेकर वो आ गई और इतना तेज बहाव के गाड़ियां भी तिनके की तरह बहती हुई यहां पर नजर आई। लेकिन ये सिर्फ मैक्सिको में नहीं हुआ है, चीन में भी आप देखिए कुदरत का कहर किस तरह से यहां पर देखने को मिला है। आसमान से बरस रही आफत ने कुछ ऐसे हालात वहां पर पैदा कर दिए हैं। यहां पर भी जबरदस्त बारिश हुई है और कई इलाकों को इस बारिश ने जलमग्न कर दिया है। सड़कें अब नदियां बन चुकी हैं और गाड़ियां तिनके की तरह बह रही हैं। सैलाब का वार, लोगों में मचा हाहाकार। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि चारों तरफ सैलाब का कब्जा है। जहां भी नजरें जाती हैं सिर्फ पानी ही पानी है। इस सैलाब में गाड़ियां जैसे खिलौना बन चुकी हैं और बहती चली जा रही हैं। ये भयावह तस्वीर चीन की हकीकत है। मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। पिछले कई घंटों से हो रही बेतहाशा बारिश ने जनजीवन पूरी तरह ठप कर दिया है। सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी हैं। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां या तो आधी डूब चुकी हैं या पानी के तेज बहाव में बहती नजर आ रही हैं। हालात इतने बदतर हैं कि लोग अपने घरों में ही कैद होने को मजबूर हैं। कई रिहायशी इलाकों में पानी लोगों के घरों के अंदर घुस गया है, जिससे घर का कीमती सामान, राशन और फर्नीचर सब बर्बाद हो चुका है। खौफ का मंजर ऐसा है कि लोग जान बचाने के लिए ऊंची जगहों की तलाश कर रहे हैं।